हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जेईई सिविल 2019 का जो पेपर हुआ था 29 अक्टूबर 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में। इसका ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो जितना भी 2019 का पेपर हुआ था उसको हम क्या करेंगे, जल्द ही कवर कर देंगे। इससे पहले हम 2018 का भी अपलोड कर दिए हैं, तो जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप आईएएस गेट जितना भी एग्जाम है सभी का प्रीवियस पेपर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग को हेल्प से ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ हेल्प जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे, फॉर ए स्ट्रक्चर एलिमेंट इन स्टील स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए बात करें यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं लिमिट स्टेट के बारे में। देखिए एक्सेप्टेबल लिमिट जो हम लेते हैं सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी के लिए, तो उसको हम बोलते हैं लिमिट स्टेट। ये जो होता है दो टाइप का होता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को ही हम बोलते हैं लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हम रखते हैं किसको, बेंडिंग को, शियर को, टॉर्सन को और एक्सियल लोड को। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करें तो इसके अंतर्गत हम रखते हैं ड्यूरेबिलिटी को, फायर को, डिफ्लेक्शन को। उसके बाद हम बात करें क्रैकिंग को, तो ये सब आता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर। यहाँ पे बात करें लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ का यानी कोलैप्स के बारे में, तो इसके अंतर्गत हम टॉर्सन को देखें, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2। ठीक है, उसका हम सेकेंड नंबर देखेंगे। सेकेंड में हमको यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट मस्ट बी द minimum grade of concrete to be used for a reinforced concrete structure element which is exposed to extreme exposure condition। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे रेनफोर्स कंक्रीट के केस में एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन के केस में कौन सा हम ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी कंडीशन के लिए बता देते हैं, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें माइल्ड का, तो माइल्ड के केस में हम जो यूज़ करते हैं M20 यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करें मॉडरेट का, इसके केस में हम M25 यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करें सेवर का, तो सेवर के केस में हम यूज़ करते हैं M30 यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेरी सेवर का, तो उसके केस में जो हम यूज़ करते हैं M35 यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्सट्रीम का, तो एक्सट्रीम के केस में M40 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन के केस में, तो ये हो गया M40, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड। उसका हम बात करें थर्ड में हमको यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ द मैक्सिमम अलाउबल स्पीड ऑफ ए व्हीकल इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड कैन एक्सेलरेशन एट 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन व्हाट मस्ट बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व एंड लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व सच दैट रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन व्हीकल टू इट्स वेट इज 1:4। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है हमको रेडियस निकालने के लिए और दूसरा बोल रहा है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है, ये जो हमको दिया हुआ है कौन कौन चीज़, वेलोसिटी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो और यहाँ पे हमको दिया हुआ क्या, P/W का रेशियो हमको दिया हुआ है कितना, 1/4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.25 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी P से डिनोट करते हैं, ये जो मेरा होता है WV²/GR। तो यहाँ पे देखिए W को यदि हम इधर ले आएँ तो P/W का रेशियो हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं इस तरह P/W = V²/GR। ठीक है, तो इसका जो हमको वैल्यू दिया हुआ कितना 1/4 है, यानी 1:4, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.25 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी हमको दिया हुआ 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे G बराबर 10 दिया हुआ लेने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 यूज़ कर लेंगे। यहाँ से मेरा R निकल के आ जाएगा और ये R जो निकल के कितना आएगा, ये आएगा 160 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का, तो इसका हम फार्मूला जानते हैं, ये जो होता है मेरा L = V³/CR। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R अभी जस्ट निकाले हैं, यहाँ पे हम 160 पुट कर देंगे। ठीक है, और C जो एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ, ये हमको दिया हुआ 0.25, तो यहाँ पे 0.25 पुट कर देंगे और यहाँ पे वेलोसिटी हमको दिया हुआ 20 पुट कर देंगे, तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा लेंथ निकल के आएगा, ये निकल के आएगा कितना, ये आएगा 200 मीटर के बराबर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 4 नंबर देखेंगे, द साइड डिस्टेंस इज डिफाइन एज द। देखिए हम बात कर रहे हैं साइड डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए, तो साइड डिस्टेंस हम जानते हैं, मान लीजिए कोई भी ड्राइवर जो व्हीकल चलाता है तो उसको आगे जो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको क्लियरली दिख जाना चाहिए एक पार्टिकुलर टाइम में, जिसके कारण क्या हो, एक्सीडेंट ना हो, उसको हम बोलते हैं साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1, यानी लेंथ ऑफ द रोड वे ड्राइवर कैन सी ए हेड एट एनी पार्टिकुलर टाइम।
उसके बाद हम बात करेंगे 5 में हमको दिया हुआ है द फ्लड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए रिजर्वायर इज। तो देखिए यहाँ पे बात करें फ्लड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का, तो यहाँ पर हम डैम का फिगर देखें, देखिए कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिखाता है डेड स्टोरेज लेवल को, और ये जो उसके बाद जो दिखाता है ये MDD यानी इसको हम बोलते हैं मिनिमम ड्रॉ डाउन लेवल। उसके बाद दिखाता है क्या फुल सप्लाई लेवल। उसके बाद जो दिखाता है मैक्सिमम वाटर लेवल, ठीक है। और उसके ऊपर दिखाता है फ्री बोर्ड, जो हम थोड़ा ऊपर से डिस्टेंस छोड़ देते हैं उसको हम बोलते हैं फ्री बोर्ड। तो यहाँ पे जो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं फ्लड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया 4, यानी द स्टोरेज बिटवीन फुल सप्लाई लेवल एंड मैक्सिमम वाटर लेवल, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 6 नंबर। 6 में हमको दिया हुआ है इफ ए फ्लो वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय v इक्वल टू 2x⁴i प्लस 2x² y यानी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का ये हमको दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है जो फ्लो पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो देखिए फ्लो पॉसिबल के लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो हम समझते हैं क्या ये फ्लो पॉसिबल है, यदि नहीं होगा तो समझेंगे फ्लो पॉसिबल नहीं है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हम जानते हैं ये जो होता है मेरा डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस डेल वी बट्टे डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बट्टे डेल जेड, ये जो है 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि इस कंडीशन के लिए हम देखें, इसको देखिए 2x³ है तो इसको हम क्या करते हैं u मान लेते हैं, और यहाँ पे 6x² y है इसको हम v मान लेते हैं। इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल यू बट्टे डेल x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6x²। और यहाँ पे यदि हम बात करें डेल यू यहाँ पे डेल v बट्टे डेल y करें तो ये जो मेरा आ जाएगा कितना, ये भी आ जाएगा मेरा 6x², ठीक है। तो इसको क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करें तो y हट जाएगा, तो दोनों को यदि हम जोड़ते हैं, यहाँ पे 2 डायरेक्शन के लिए बात कर रहा है तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12x²। यहाँ पे 0 के बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हो गया क्या फ्लो इज फिजिकली नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका जो सही हो गया ये हो गया 4। उसके बाद हम बात करें 7 नंबर। 7 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोल रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले हम बता दें सबका डिफिनीशन क्या होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। देखिए वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो होता है वाटर स्टोर इन द रूट जोन बट ए वाटर डिलीवर टू द फील्ड। तो यहाँ पे हमको जो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर टू द फील्ड। तो यानी ये क्या है उसका ऑप्शन करेक्ट है। उसके अलावा जो भी ऑप्शन दिया हुआ गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें कन्वेयंस एफिशिएंसी के बारे में, इसका जो होता है वाटर डिलीवर टू द फील्ड बट वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर। तो ये क्या है गलत है। इसी तरह यहाँ पे बात करें वाटर यूज एफिशिएंसी का, तो इसका जो होता है ये होता है वाटर यूज का मतलब वाटर कंजम्पटिव यूज बट्टे वाटर डिलीवर टू द फील्ड। उसके बाद हम नीचे वाला जो यहाँ पे हमको दिया हुआ है ये दिया हुआ है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। इसका जो होता है वाटर एक्चुअली स्टोर इन रूट जोन बट वाटर इज टू बी स्टोर इन द रूट जोन टू ब्रिंग द वाटर टू इट फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों गलत है, इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया होगा। उसके बाद हम बात करें 8 नंबर। 8 में हमको दिया हुआ है व्हाट इज नोन एज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी जानता ही होगा, ये टरजागी होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो गया 4। उसके बाद हम बात करें 9 नंबर। 9 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है इफ d इज द डेप्थ ऑफ द वेव, tw इज थिकनेस ऑफ द वेव ऑफ द प्लेट गर्डर सच दैट डेप्थ बट थिकनेस ऑफ वेव इज लेस देन इक्वल टू 400। और उसके बाद हमको दिया हुआ यील्ड रेशियो ऑफ वेव ये दिया हुआ रूट अंडर 250 बट्टे यील्ड स्ट्रेस ऑफ द वेव, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है तो ये देखिए ये कंडीशन जो फॉलो करता है ये करता है कब इंड बेरिंग स्टिफनर के केस में, इंटरमीडिएट ट्रावर्स स्टिफनर के केस में, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर एट 0.2 d फ्रॉम कंप्रेशन फेस एट न्यूट्रल एक्सिस आर नीडेड। तो देखिए ये जो है इसको जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप कोड का बुक जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन जो है उसी क्राइटेरिया को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका जो सही हो गया ये हो गया 3rd। उसका हम बात करेंगे 10 नंबर। तो 10 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है ए यूनिट फेज डायग्राम इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, व्हाट डज द टॉप मिडिल एंड बॉटम पार्ट रिस्पेक्टिवली। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स में जो हम देखते हैं 3 फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम जो यहाँ पे दिखाता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम सॉलिड देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं वाटर, उसके बाद जो होता है एयर होता है, ठीक है।
तो ये जो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1, यानी एयर, वाटर एंड सॉलिड। ठीक है, यदि 2 फेज की बात करता तो 2 फेज में चाहे तो ड्राई होगा या फुल्ली सैचुरेटेड होगा। तो मान लीजिए ड्राई होगा तो इसमें क्या होगा, सॉलिड होगा और एयर होगा, और यदि फुल्ली सैचुरेटेड होगा तो उस केस में सॉलिड होगा और वाटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फेज की बात कर रहा है तो एयर, वाटर एंड सॉलिड तीनों होगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया 1। उसका हम बात करें 11 नंबर। 11 हमको यहाँ पे दिया हुआ a certain crop need 3 cm of water for irrigation, 5100 hectare land up to 10 centimeter depth, total 12 watering at an interval of 10 day are needed, duty and delta हेक्टेयर एंड सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विल बी। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे हमको जो डिस्चार्ज हमको दिया हुआ है, डिस्चार्ज दिया हुआ है और यहाँ पे हमको एरिया दिया हुआ है। बोल्ड है हमको ड्यूटी और डेल्टा का वैल्यू बताने के लिए। देखिए सबसे पहले हम रिलेशन जानते हैं क्या, यहाँ पे डिस्चार्ज बराबर जो होता है, डिस्चार्ज यानी क्यू बराबर एरिया बटे क्या होता है, ड्यूटी होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज और एरिया का वैल्यू पुट करके ड्यूटी निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो ड्यूटी निकल के आएगा ये आएगा कितना, 5100 बटे यहाँ पे हो जाएगा 3, ये जो निकल के आएगा 1700 के बराबर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ड्यूटी हो गया। उसके बाद अब हम बात करेंगे डेल्टा का। तो डेल्टा जो होता है, डेल्टा बराबर जो यहाँ पे होगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ, वाटर 12 वाटरिंग दे रहा है, इंटरवल कितने 10 डे के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाटर जितना डेप्थ यूज़ कर रहे हैं, जितना नंबर ऑफ वाटरिंग यूज़ कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, डेल्टा निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 इंटू यदि हम 12 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये यहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल 10 डे का दिया हुआ और यहाँ पे 12 वाटरिंग, मतलब टोटल पीरियड में 12 वाटरिंग करता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 3rd। उसका हम बात करें 12 नंबर। 12 में हमको दिया हुआ है डीप ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल एट इक्वेटर एंड पोल इज रिस्पेक्टिवली। देखिए डीप ऑफ मैग्नेटिक नीडल की बात कर रहा है इक्वेटर पे या पोल पे, तो इक्वेटर पे होता है 0 डिग्री और पोल पे होता है 90 डिग्री। तो इसका जो सही हो गया ये हो गया 3rd। उसका हम बात करें 13 नंबर। 13 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर D एंड थिकनेस ऑफ वॉल T कैरीज फ्लूड विथ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर P, हुप स्ट्रेस इन द वॉल विल बी। देखिए बात कर रहा है हुप स्ट्रेस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको देखना, यहाँ पर डाया की बात कर रहा है, तो इसका है जो हमको सिलेंड्रिकल केस के लिए बात कर रहा है। तो उस केस में जो हम जानते हैं क्या, हुप स्ट्रेस जो होता है ये जो होता है PD बटे 2T होता है। ठीक है, और यदि लॉन्गिट्यूडनल की हम बात करें, लॉन्गिट्यूडनल की, तो ये जो होता है PD बटे 4T के बराबर। ठीक है, यदि उसके अलावा यदि हम स्फेरिकल के केस में बात करते हैं, ये तो मेरा हो गया सिलेंडर के केस में, स्फेरिकल के केस में बात करते हैं तो PD बटे 4T होता दोनों के लिए, हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो यहाँ पे बात कर रहा है डायमीटर सब दिया हुआ है, तो इसका मतलब है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 3rd, यानी PD बटे 2T। उसके बाद हम 14 देखेंगे। तो 14 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कौन करेक्ट है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2, यानी मेजरमेंट बुक एंड मस्टर्ड आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड बेस इन डॉक्यूमेंट एंड शुड बी इन द कस्टडी ऑफ द टेक्निकल स्टाफ। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 15 में हमको दिया हुआ है ग्रेविटी डैम मीन्स, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2, यानी ऑल द फोर्स ड्यू टू वाटर वेव अपलिफ्ट इट इज यार्ड रेसिस्टेड बाय द वेट ऑफ द डैम। ठीक है, देखिए ग्रेविटी डैम में जो है मेन रूप से हम क्या करते हैं, उसका सेल्फ वेट ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, सेल्फ वेट ही कंसीडर करते हैं, ये जो सभी फोर्स को क्या करता है, मैनेज कर लेता है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2। उसके बाद हम बात करें 16 नंबर। 16 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन रेक्टेंगुलर RCC बीम ऑफ इफेक्टिव डेप्थ 500 mm इज सच दैट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज एट 300 mm फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर Fe415 स्टील यूज एंड प्रोवाइडेड ऑन टेंशन फेस ओनली इट इज। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे हमको x की वैल्यू हमको दिया हुआ है, XU की वैल्यू हमको 300 दिया हुआ है और हमको डेप्थ जो है दिया हुआ है, मतलब जहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ की यदि हम डायग्राम बनाएं तो ये मान लीजिए इफेक्टिव डेप्थ है, तो इसका जो वैल्यू हमको 500 दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है और यहाँ पे XU दिया हुआ है 300 और यहाँ पे Fe415 के लिए बात कर रहा है। इसके लिए हम जानते हैं क्या, XU लिमिटिंग हम निकाल लेंगे, यदि चेक कर लेंगे तो XU लिमिटिंग यदि लेस होगा इससे तो क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, और यदि XU जो है लेस हो जाएगा XU लिमिटिंग से तो अंडर रेनफोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो सबसे पहले हम जानते हैं Fe415 के लिए जो हम यूज करते हैं XU बराबर कितना होता है, ये जो होता है 0.48D के बराबर। ठीक है, 48D के बराबर। और उसके अलावा यदि हम बता दें आपको XU जो हम यूज़ करते हैं 500 के लिए, तो ये जो होता है 0.46D के बराबर। और यदि हम Fe250 के लिए यूज़ करते हैं तो XU जो होता है 0.53D के बराबर। तो यहाँ पे बात कर रहा है 415 के लिए, तो इसके लिए ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, XU बराबर निकालते हैं तो 0.48
और डी जो है मेरा ये कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 500 से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से जो एक्स यू मेरा निकल के आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 240 के बराबर आएगा, तो ये जो है एक्स यू से लेस है, यानी कहने का मतलब एक्स यू जो है ग्रेटर है एक्स यू लिमिटिंग से, तो ये जो दिखाएगा कौन चीज़ को, ओवर एंड फोर्थ सेक्शन को, तो इसका जो सही हो गया ये हो गया 2। उसके बाद बात करें 17 नंबर, 17 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है एज पर IS 456/2000 ए कॉलम इज सेट टू बी शॉर्ट इफ रेशियो इफेक्टिव लेंथ टू कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है लेटरल डायमेंशन इज। देखिए हम जानते हैं शॉर्ट कॉलम के लिए क्या इफेक्टिव लेंथ बट लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो होता है लेस देन कितना 12 होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कॉलम। इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा 2, और लॉन्ग कॉलम के लिए जो होता है ग्रेटर देन क्या होता है 12 होता है। ठीक है, इसका हो गया 2। उसके बाद हम बात करें 18 नंबर, 18 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे when paint is applied in 3 coat the first coat is known as। देखिए पेंट जो हम 3 कोट जो अप्लाई करते हैं तो हम इसमें पहला कोट को क्या बोलते हैं, प्राइमिंग कोट बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड कोट को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कोट्स, और थर्ड को बोलते हैं क्या, मतलब फाइनल को बोलते हैं फिनिश्ड कोट। तो यहाँ पे फर्स्ट कोट की बात कर रहा था, प्राइमिंग कोट हो गया, तो इसका जो सही हो गया ये हो गया 4। उसके बाद हम बात करें 19 नंबर, 19 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पेन L is carry uniform distributed load W on the entire span if uniform distributed load is replaced by concentrated load W at center such that it produce same deflection at center keeping all other parameters same ratio of capital W बटे small w। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे जो एक बीम है जो सिंपली सपोर्टेड है जिसपे UDL लग रहा है। ठीक है, UDL लग रहा है, और एक जो है सिंपली सपोर्टेड है जिसपे जो है क्या लग रहा है पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं जो W कैपिटल W बट स्मॉल w का रेशियो निकालना। तो देखिए ये जो UDL रहता है तो उसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो है तो इसको हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसका यदि हम डिफ्लेक्शन निकालें सेंटर पे यानी बीच में, तो ये जो आता है कितना 5/384 W स्मॉल w L4 बट्टे EI के बराबर। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं इक्वेट कर देते हैं इसके डिफ्लेक्शन से, इसके डिफ्लेक्शन से करें तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा सिंपली सपोर्टेड के लिए ये होगा कैपिटल W इंटू L³ बट्टे 48 EI। ठीक है, यहाँ से यदि हम रेशियो निकालेंगे कैपिटल W बट्टे स्मॉल w, तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा क्या 5L बट्टे 8 के बराबर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1। उसको हम बात करेंगे 20 नंबर, तो 20 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है, 20 में दिया हुआ है फॉर ए कंक्रीट टू बी यूज फॉर मेकिंग एयरपोर्ट रनवे द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन शुड नॉट बी मोर देन, तो ये जो है 30% बाय वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका जो सही हो गया ये हो गया 2। उसके बाद बात करें हम 21 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है ए शॉर्ट RCC कॉलम इज डिजाइन एज्यूमिंग मैक्सिमम परमिसेबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील एज। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम परमिसेबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील के केस में निकालने के लिए देखिए हम RCC कॉलम में जो हम जानते हैं एक्सियल लोड बराबर क्या होता है PU, ये जो बराबर होता है 0.4 FC के AC मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 FY ASC मतलब एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0.4 FC के और 0.67 FY, जब हम क्या करते हैं इसेंट्रिसिटी को कंसीडर करते हैं तब ये मेरा आता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद हम बात करेंगे 22, तो 22 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइम स्टोर इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। देखिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं एसिड टेस्ट का यूज़ करते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया 1। उसके बाद हम बात करेंगे 23 में हमको दिया हुआ है इन केस ऑफ वन वे कंटिन्यूस स्लैब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एट। देखिए बात कर रहा है वन वे कंटिन्यूस स्लैब में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा 4, यानी ए सपोर्ट नेक्स्ट टू इंट सपोर्ट। ठीक है, उसका हम बात करेंगे 24 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है 24 में ये दिया हुआ है फॉर ए फिक्स्ड बीम ऑफ स्पेन L कैरिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W ऑन द इंटायर स्पेन द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पेन विल। देखिए बात कर रहे हैं क्या एक फिक्स्ड बीम है इस पर UDL लग रहा है जिसका लोड क्या है W है, तो बोल रहा है बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पेन पे निकालने के लिए। तो देखिए फिक्स्ड के केस में हम जानते हैं इन मोमेंट जो होता है WL²/12 होता है। ठीक है, और इसका यदि हम बीच का जो देखते हैं सिंपली सपोर्टेड के केस में तो मैक्सिमम होता है कितना WL²/8 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोनों WL²/8 माइनस यदि WL² हम क्या कर देंगे 12 कर देंगे, तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा WL²/8
24। ठीक है, ये सैगिंग में होगा तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 4। ये मेरा आ गया क्या, बेंडिंग मूवमेंट एट द मिड स्पैन के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे 25 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है इनसाइड वॉल ऑफ 2 रूम ऑफ इंटरनल डायमेंशन 3 मीटर इंटू 4 मीटर एंड 4 मीटर इंटू 5 मीटर आर टू बी प्लास्टर यूजिंग 1:6 सीमेंट sand mortar. Height of the room is 3 meter. What is approximate cost of plastering the wall if the rate quoted by contractor for plastering is 1000 per square meter? Consider total 2 door of size 1.2 meter into 2 meter and 4 window of size यहाँ पर दिया हुआ 1.5 into 1.5 meter are provided and they all are in different wall. Rate of quoted by the contractor is in all exclusive labor material. देखिए ये क्वेश्चन बहुत लेंथी दे दिया है, ठीक है, तो हम तो यही कहेंगे यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के ही जाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन के चक्कर में आपको कितना क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है बट इतना लेंथी है, उसको पढ़ने में इतना टाइम लग जा रहा है, तो इसीलिए आप उस अनुसार टाइम मैनेज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पर हमको क्या निकालने के लिए उसमें कोस्ट कितना लगेगा जो हम पूरे वाल को हम क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं, और प्लास्टरिंग है 1000 पर स्क्वायर मीटर के दर से, जिसमें जो है 2 डोर है और 4 विंडो है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले 2 रूम के लिए हमको जो है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसमें से विंडो और डोर को तो हम क्या उसको प्लास्टर करेंगे नहीं, तो उसको हम क्या कर देंगे, इसका एरिया माइनस कर देंगे और इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टोटल हम वाल का यदि हम एरिया देखेंगे तो ये जो मेरा आ जाएगा 3 × 3, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा 4 × 3 इंटू हो गया 2, ये हो गया एक रूम का। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रूम के लिए हम बात करें तो ये हो जाएगा 4 × 3 और इंटू हो जाएगा 2 प्लस 5 × 3 इंटू हो जाएगा 2। ठीक है, इंटू हो जाएगा यहाँ पे क्या 2। तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल 2 रूम का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो एरिया निकल के आता है 96 मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम टोटल डोर की बात करें तो 2 डोर की बात करता है, यहाँ पे 2 डोर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 2 डोर का एरिया निकालेंगे तो ये जो मेरा निकल के आएगा डोर का एरिया ये निकल के आएगा 2 × 1.2 × 2, यानी ये आएगा 4.8 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम यदि विंडो की बात करें, विंडो की एरिया की बात करें तो ये जो निकल गया 4 × 1.5 × 1.5, यानी ये निकल के आएगा कितना 9 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों को हम जोड़ दें तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा कितना 13.8 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो हम क्या करेंगे, जितना 96 आया था उसमें से इसको एरिया को घटा देंगे, यानी यहाँ पर हम देखें तो आ जाएगा कितना 96 - 13.8 ये आ जाएगा, और ये जो निकल के आ जाएगा कितना 82.2, और इसको हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा निकल के आ जाएगा कितना 82,200। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया 2। उसके बाद बात करें 26, तो 26 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है 26 में यहाँ पे दिया हुआ है इन द गिवन ट्रस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरो फोर्स मेंबर। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है इसमें किस मेंबर में जीरो फोर्स है। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले बात बता दें, जैसे देखिए जैसे 2 मेंबर डायरेक्ट कनेक्ट हुआ जिसमें कोई लोड ना हो तो दोनों मेंबर में क्या होता है, फोर्स 0 होता है। ठीक है, एक तरह इस तरह से भी कनेक्ट होता है, और यहाँ पे यदि 2 कनेक्ट हो, एक थर्ड हो और इसके बीच में कोई भी लोड ना हो तो इस मेंबर में भी क्या होता है, फोर्स 0 होता है। इसी आधार पर इस यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, छांट लेंगे। यहाँ देखिए इस मेंबर में फोर्स 0 हो जाएगा, तब इस दोनों मेंबर को यदि हटा देते हैं तो फिर इस मेंबर में देखें इस मेंबर में ये भी 0 हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए तब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को हम इस मेंबर के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स ड्रॉ कर लेंगे पॉइंट ई को। यहाँ पे देखिए हम ई वाले पॉइंट को लेते हैं, तो यहाँ से देखिए इधर जो आएगा फोर्स आ जाएगा क्या ई एफ, और यहाँ पे देखिए आ जाएगा 5 किलो न्यूटन का दिया हुआ है, और इधर जो आ जाएगा मेरा कितना यहाँ पे आई दिया हुआ है, मतलब ई आई मतलब फोर्स ई आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि हम सम करें समेशन ऑफ फोर्स वाई डायरेक्शन में तो ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो मतलब 0 करते हैं तो यहाँ पे फोर्स देखिए वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो फोर्स ई एफ बराबर क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि इधर अपवर्ड या डाउनवर्ड में कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है। ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो ये टोटल फोर्स जो है ये ले लेगा।
तो इस में क्या होगा, मेंबर फोर्स 0 होगा, तो यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2, यानी इस मेंबर में क्या होगा, फोर्स 0 होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 27 हमको दिया हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। देखिए इसमें बात कर रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन कौन स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो इसका जो है कंटूर लाइन अक्रॉस वैली लाइन एट 90 डिग्री पे होता है, कंटूर लाइन अक्रॉस राइज लाइन उस पर भी क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो वो ये दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है। थर्ड की बात करें, कंटूर लाइन और वाइडली स्पेस वेयर ग्राउंड हैज स्टीप स्लोप, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि क्लोज स्पेस होता है इसमें, ना कि वाइड स्पेस होता है। ठीक है, तो 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा। 28 देखेंगे, 24 lakhs liter of water passes through a sedimentation tank which has 300 cubic meter volume per day. The detention time for the tank is, देखिए हम बात करें यहाँ पे डिटेंशन टाइम को टैंक का बताने के लिए, इसका जो फार्मूला जानते हैं, टाइम इक्वल टू वॉल्यूम यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट बट्टे होता है डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 24 लाख लीटर, तो यहाँ पे देखिए इसको मीटर क्यूब में यदि कन्वर्ट कर लें तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये यहाँ से 30 क्या होगा, हट जाएगा, यानी ये जो मेरा आप टाइम देखें तो ये जो मेरा आ जाएगा 2400 बट्टे आ जाएगा मेरा कितना, 300 क्यूबिक मीटर पर डे में दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 300 पुट कर देंगे, तो ये जो निकल के आ जाएगा कितना, 8 डे के बराबर। तो इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट हो गया ये हो गया 8 डे। ठीक है, उसको हम बात करें 29 में हमको यहाँ पर दिया हुआ है, द डिसिपेट एनर्जी ए फॉल इज प्रोवाइडेड इन ए कैनाल, ए फॉल विच हैज ग्रेडेड कन्वेक्स एंड कनकेव कर्व फॉर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ वाटर एंड टू रिड्यूस डिस्टर्बेंस एंड इम्पैक्ट इज ए। तो देखिए ये ओजी जो फॉल होता है उसके अंतर्गत जो होता है कन्वेक्स और कनकेव जो है कर्व बनता है। ठीक है, तो इसका जो सही हो गया ये हो गया 1। उसका हम बात करें 30 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। ठीक है, इसमें से बोल रहा है इसके रिलेटेड जो है कौन जो है करेक्ट नहीं है। तो 30 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें दिया हुआ लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एज कंपेयर टू कास्ट आयरन और गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। देखिए इसका जो होता है क्या होता है, हाई जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है। ठीक है, उसके अलावा इसका जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, इसका करेक्ट है, दे हैव नो प्रॉब्लम ऑफ इंक्रस्टेशन। उसके अलावा ये भी सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें सिर्फ ये गलत है, इसका क्या होना चाहिए, हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होना चाहिए। 30 का हो गया 2। उसका हम बात करें 31 में हमको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें बात कर रहा है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का जो है एनालिसिस हम कंजुगेट मेथड के द्वारा हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया 4। इसके अलावा स्टिफनेस मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। 32 देखेंगे, for a safety of a concrete dam against overturning, what must be the width of the dam of a rectangular cross section of height 10 meter? If the height of water storage on one side of its 9 meter, take unit weight of water as 10 kilonewton per meter cube and unit weight of concrete as 25 kilonewton per meter cube. Ignore क्या इफेक्ट ऑफ अपलिफ्ट फ्रिक्शन एंड एनी अदर फोर्स। ठीक है, देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे हमको विड्थ ऑफ द डैम बताने के लिए ओवर टर्निंग के केस में, और वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसका यदि हम डायग्राम देखें तो मान लीजिए मेरा क्या है, डैम है और इसमें वाटर का जो हाइट हमको दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ वाटर हम लेंगे तो ये मेरा क्या होगा, ये वाटर का लेवल है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है 9 दिया हुआ है हमको, और डैम का हाइट कितना 10 दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे डैम का क्या होगा, वेट होगा। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, विड्थ हो गया। ठीक है, इसका हाफ विड्थ की बात करें तो ये होगा b/2। ठीक है, और ये जो लगेगा h/3 डिस्टेंस पे, यानी 9/3 होगा, तो यानी ये जो हो जाएगा मेरा कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। उसके बाद यदि हम बात करें ये यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 9 × गामा W के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम फोर्स प्रेशर जो निकालेंगे यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा मेरा कितना, ½ × 9 गामा W इंटू 9 के बराबर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, और गामा W का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, हम यहाँ पे क्या करेंगे यूज़ करेंगे, तो ये जो P बराबर जो मेरा निकल के आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 405 किलोन्यूटन पर मीटर के बराबर। ठीक है, उसके बाद हम सेल्फ वेट ऑफ डैम, यदि W का वैल्यू हम निकाल लें तो ये जो मेरा हो जाएगा W = H × B × 1 जो लेंथ हम लेते हैं, और इसके बाद 25 हो गया यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसका H हमको 10 दिया हुआ। ठीक है, तो ये आ गया विड्थ के टर्म में आ जाएगा, यानी ये जो आ जाएगा W = कितना 250 B के बराबर। ठीक है, यहाँ पे हमको P भी निकल गया, W भी निकल गया। तो ओवर टर्निंग के केस में हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी MR बराबर करते हैं क्या, यहाँ पे मोमेंट ऑफ ओवर टर्निंग। ठीक है, तो ये जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है ये होता है सेल्फ वेट ऑफ डैम इंटू b/2 के बराबर।
और ये जो हो गया मेरा P इंटू H/3 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर W का कितना वैल्यू निकाले थे हम 250 B के बराबर, तो यहाँ पुट कर दिए और यहाँ पे P बराबर हमको कितना निकला था 405 और H बराबर तो 9 था वाटर का हाइट, तो वाटर लेवल का हाइट। यहाँ से हम क्या करेंगे V वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो B बराबर निकल के आएगा 9√3/5 के बराबर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 3। उसका हम बात करेंगे 33 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा 1, यानी ये क्या है रेसिप्रोकेटिंग पंप। उसका हम बात करेंगे 34 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्ट्रक्चर इज 4 lakhs, द एस्टिमेट लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर इज 50 ईयर, एट द एंड ऑफ लाइफ पीरियड द स्क्रैप वैल्यू इज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंसिडरिंग डिप्रिसिएशन एट कांस्टेंट रेट, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर आफ्टर 25 ईयर। देखिए बात कर रहा है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमको बताने के लिए 25 ईयर के बाद, जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं डिप्रिसिएशन कांस्टेंट रेट से हम क्या करेंगे 1 ईयर का निकाल लेंगे, उसके बाद देख लेंगे 25 ईयर में हमको कितना डिप्रिसिएशन हुआ और उसके बाद जितना हमको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें से माइनस कर देंगे, तो 25 ईयर के बाद ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का कितना वैल्यू रह जाएगा वो हम क्या आ जाएगा निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ से हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, तो मतलब डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे, तो ये जो मेरा होता है C माइनस V बट्टे हो जाएगा N। ठीक है, तो N इक्वल टू हमको 50 ईयर के लिए दिया हुआ है तो 50 पुट कर देंगे, यहाँ पे 4 लाख दिया हुआ है 4 लाख लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी इसका जो है 10% है, तो ये जो हम निकालेंगे तो 40,000 निकल जाएगा। ठीक है, 40,000 क्योंकि 4 लाख का 10% हम निकालेंगे तो 40,000 निकल जाएगा, ये हमको निकल गया यहाँ पे। इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा 7200 के बराबर। ठीक है, ये 7200 के लिए मतलब 1 ईयर के लिए निकल के डिप्रिसिएशन पूछ रहा है 25 ईयर के लिए, यहाँ पर 25 ईयर के लिए निकालेंगे तो 25 से हम क्या करेंगे 7200 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो मेरा निकल के आएगा 1,80,000। ठीक है, ये मेरा निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे जितना मेरा 4 लाख है इसमें से इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा कितना 2,20,000। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1। उसके हम बात करेंगे 35, तो 35 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है in an open channel flow the for best efficient of a rectangular section ratio of the bottom width to the depth shall be। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे विड्थ टू डेप्थ रेशियो हमको बताने के लिए मोस्ट मतलब एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल के केस में। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम निकाल देते हैं, उसे आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा रेक्टेंगुलर चैनल है, तो ये मेरा विड्थ हो गया, ये मेरा क्या हो गया डेप्थ हो गया, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा B इंटू वाई के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे पेरीमीटर की बात करें तो B प्लस 2y हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये पूरे साइड को पेरीमीटर बोलते हैं, तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे एरिया को B को हटा देंगे। ठीक है, B को A/Y लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे A/Y पुट कर देंगे B के जगह। और यहाँ पे हम मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल है केस में क्या करते हैं P को मिनिमम करते हैं, यानी DP बट्टे DY बराबर 0 करते हैं। ठीक है, इसको यदि हम यहाँ पे वैल्यू रख के यदि 0 के बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा B/Y बराबर 2 के बराबर। ठीक है, ये 2 के बराबर आ जाएगा, यानी कहने का मतलब जो हो गया ये जो होगा क्या विड्थ जो बराबर हो जाएगा 2y के। ठीक है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ के। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2, क्योंकि B/Y बराबर यहाँ पे 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 के बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे 36 में हमको यहाँ पे दिया हुआ इन ए कंसोलिडेशन टेस्ट व्हेन द लोड इज चेंज फ्रॉम 50 kN/m² टू 100 kN/m² देन द वार रेशियो चेंज फ्रॉम 0.8 से 0.6 द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी विल बी। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बताने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है AB, ये होता है चेंज ऑफ वार रेशियो बटे चेंज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, ये होता है। यहाँ पे यदि हम चेंज ऑफ वार रेशियो की बात करें तो E0 माइनस E1 कर दें बट्टे क्या सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा 1 लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 0.8 पुट कर दे, यहाँ पे 0.60 कर देंगे, और यहाँ पे कितना है 50 है और ये 100 है। ठीक है, तो ये हम उसको नेगेटिव में नहीं लेते हैं, इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो मेरा निकल के आएगा 0.04 मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर के बाई किलोमीटर के बराबर। इसका सही हो गया, ये हो गया 4। उसका हम बात करेंगे 37 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है
देर आर 40 व्हीकल ऑन ए 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ द लेन रोडवे एट ए गिवन इंस्टेंट इट इज़। देखिए ये जो दिखाता है मतलब 40 व्हीकल 1 किलोमीटर लेन ऑफ रोडवे में लगा है, ये जो दिखाता है ट्रैफिक डेंसिटी को, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2। उसका हम बात करेंगे 38 में हमको दिया हुआ है विच आर द फॉलोइंग इज ए मेथड यूज इन ए फील्ड टू डिटरमाइन द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल जो हम फील्ड में निकालते हैं इसके लिए मेथड यूज करते हैं पंपिंग आउट ऑफ वेल मेथड। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 4। 39 देखेंगे विच आर द फॉलोइंग डिक्रीजेज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 3rd, एंगुलर एग्रीगेट्स। ठीक है, एंगुलर एग्रीगेट्स जो होता है उसमें इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी होता है जो एक दूसरे को क्या करता है, इंटरलॉक करके रखता है, जिसके कारण क्या होता है, वर्केबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। तो सबसे ज़्यादा वर्केबिलिटी जो होता है राउंडेड एग्रीगेट में। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो गया 3rd। 40 नंबर देखेंगे ए प्लेनीमीटर मेजर द एरिया ऑफ फिगर ट्रावर्स क्लॉकवाइज विथ एंकर पॉइंट इनसाइड एंड ट्रैकिंग विथ m इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एडेटिव कांस्टेंट c इक्वल टू 20 इनिशियल रीडिंग 3.436 फाइनल रीडिंग 8.945 द जीरो मार्क ऑफ द डायल पासेस द इंडेक्स वंस इन द रिवर्स डायरेक्शन द एरिया मेजर वाज। देखिए बात कर रहा है एरिया को बताने के लिए प्लेनीमीटर का यूज करके। ठीक है, इसका जो हम फार्मूला जानते हैं ये जो होता है मेरा डेल्टा इक्वल टू m f माइनस आई प्लस माइनस 10n प्लस c। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है फार्मूला होता है एरिया निकालने के लिए प्लेनीमीटर का हम यूज़ करके निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा m जो हो गया, m हो गया मल्टीपल कांस्टेंट, ये हो गया मल्टीपल कांस्टेंट, f हो गया मेरा फाइनल रीडिंग। ठीक है, ये आई हो गया इनिशियल रीडिंग और यहाँ पे एन हो गया नंबर ऑफ द क्या टाइम्स द जीरो मार्क ऑफ द डायल पासेस द फिक्स इंडेक्स मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए एन की बात करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात कर रहा है वंस इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जब रिवर्स डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे प्लस की जगह हम क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे। ठीक है, और एन इक्वल टू मेरा पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। सी तो मेरा कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। और आई जो हमको दिया हुआ है इनिशियल रीडिंग 3.436 दिया हुआ है, फाइनल रीडिंग हमको 8.945 दिया हुआ है, एम इक्वल टू हमको 100 दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का यूज करेंगे, प्लस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको रिवर्स डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ से यदि हम कैलकुलेट करें तो ये जो निकल के आएगा 1550.9 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 3। उसका हम बात करेंगे 41 में हमको दिया हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वाटर कैन रीच ए पार्टिकुलर पॉइंट ओनली थ्रू वन रूट एंड एनी डैमेज या रिपेयर एट ए पॉइंट इन द pipeline will completely stop the water supply in the area being फेड बाय द पाइप बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ डैमेज या रिपेयर। देखिए यहाँ पे तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1, यानी डेड इन सिस्टम। ये जो होता है वेरी सिंपल मेथड होता है और इजीली होता है क्योंकि ओनली वन रूट की इसमें बात करता है। ठीक है, तो इसका जो सही हो गया ये हो गया 1। उसके बाद बात करें 42 में हमको दिया हुआ है 2 cars are moving in the opposite direction with a speed 25 meter per second and 20 meter per second respectively. If the total reaction time is 2.5 seconds and design coefficient of friction is 0.35, then what must be the minimum side distance to avoid head of the collision? देखिए यहाँ पर बात करें मिनिमम साइड डिस्टेंस बताने के लिए, तो मिनिमम साइड डिस्टेंस जो होगा इसका तो SST ये जो होगा क्या, देखिए दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो SS D1 मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 1 के लिए और प्लस SS स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 2 के लिए, दोनों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका जो फार्मूला हो जाएगा क्या VT प्लस V स्क्वायर बटे 2GF और इसका भी हो जाएगा VT V स्क्वायर बटे 2GF। यहाँ पे इसके लिए वेलोसिटी कितना 25 दिया हुआ है तो यहाँ पर 25 पुट करेंगे और ये जो हमको रिएक्शन टाइम दोनों के लिए सेम ही होगा, ये होगा 2.5। उसके बाद वेलोसिटी यहाँ भी 25 है तो पुट कर देंगे। G इक्वल टू हम कितना यूज कर लेंगे, 10 दिया हुआ है तो 10 यूज कर लेंगे। F इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है हमको 0.35 तो 0.35 पुट कर देंगे। इसी तरह इधर भी पुट कर देंगे, यहाँ के लिए वेलोसिटी 20 है तो 20 पुट कर देंगे और टाइम यहाँ पे 2.5 है तो ये पुट कर देंगे। उसके बाद वेलोसिटी यहाँ पे 20 पुट कर देंगे और यहाँ पे 2GF है तो यानी यहाँ भी हम F इक्वल टू 0.35 पुट कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा 258.93 मीटर। तो इसका सही हो गया ये हो गया 4। उसका हम बात करेंगे 43 में हमको दिया हुआ है फ्रॉड नंबर इज ए रेशियो ऑफ, तो फ्रॉड नंबर जो रेशियो होता है इनर्शियल फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2। ठीक है, उसके अलावा हम यदि रेनॉल्ड्स नंबर की बात करेंगे तो रेनॉल्ड्स नंबर की यदि बात करें तो ये जो होता है मेरा इनर्शियल फोर्स बटे विस्कस फोर्स। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें इलोट्स नंबर की तो ये जो होता है मेरा रूट अंडर इनर्शियल फोर्स बटे प्रेशर फोर्स। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें वेबर नंबर की तो वेबर नंबर की यदि हम बात करें तो ये जो मेरा होता है रूट अंडर इनर्शियल फोर्स बटे सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया 2।
उसके बाद बात करेंगे 44 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे इनर एनुअल रिंग सराउंडेड द सेंट्रल पोर्शन या कोर ऑफ ए ट्रीज, इसको हम बोलते हैं हार्टवुड, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका यदि हम डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से हमको दिखेगा, ठीक है, इस टाइप से बना रहता है। तो यहाँ पे जो मेन जो होता है इसको पिथ बोलते हैं, और इसके आसपास का जो सराउंडिंग जो रिंग रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्टवुड बोलते हैं, ठीक है। यही हमको पूछ रहा है। उसके अलावा बहुत सारे होता है जो आप क्या कर सकते हैं, बुक का हेल्प लेके देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया 4। उसके बाद हम बात करें 45 और 45 में हमको दिया हुआ है टू डिस्टेंस 200 मीटर एंड 298 मीटर मेजर फ्रॉम ए टैकोमीटर मेजर इंस्ट्रूमेंट एंड करस्पॉन्डिंग स्टाफ इंटरसेप्ट 2 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है एडेटिव कांस्टेंट विल बी। कि यहाँ पर बात करें एडेटिव कांस्टेंट निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम फार्मूला जानते हैं टैकोमीटर में, ये जो हम जानते हैं D इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू KS प्लस C। तो K हो गया मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, C हो गया एडेटिव कांस्टेंट, S हो गया मेरा क्या स्टाफ इंटरसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो डिस्टेंस दिया हुआ है, तो दो इक्वेशन हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और उससे मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए हम डिस्टेंस वंस के लिए देखें तो 200 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, K और S बराबर हमको 1 के लिए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और प्लस C हो गया। यहाँ पे 298 बराबर हो जाएगा K इंटू इसके लिए 3 दिया हुआ है तो 3 हो जाएगा प्लस C हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मेरा K और C की वैल्यू निकल जाएगा। तो K का वैल्यू निकल के आ जाएगा ये क्या 98 और C का वैल्यू आ जाएगा मेरा कितना 4। तो यहाँ पे देखिए C को हम बोलते हैं एडेटिव कांस्टेंट, K को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। यहाँ पे एडेटिव कांस्टेंट पूछ रहा है तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 4। उसका हम बात करेंगे 46 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है मैच कराने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम कॉलम ए में देखेंगे दिया हुआ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस द डिप्रिसिएशन अमाउंट अप टू प्रीवियस ईयर। तो इसको जो हम बोलते हैं क्या, बुक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड हमको द ड्यू टू फियर ऑफ वेयर या रेआउट प्रॉपर्टी कैन नॉट फेच फुल मार्क वैल्यू। तो इस ये होता है डी स्ट्रेस वैल्यू। उसके बाद दिया हुआ है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बिल्डिंग द एंड ऑफ इट यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटेड। तो इसका जो हो जाएगा ए यानी साल्वेज वैल्यू। तो देखिए साल्वेज वैल्यू कहने का मतलब ये हुआ, हम बता दें आपको, जो जैसे कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी मटेरियल है, कुछ भी है, जैसे हम उसको यूज किए कुछ टाइम पीरियड या उसके बाद भी यदि हम उसको बेचते हैं तो कुछ इससे हमको क्या हो जाता है, रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, या फिर कहें पूर्ण रूप से यह क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसको हम साल्वेज वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। यदि स्क्रैप वैल्यू की बात करें तो स्क्रैप वैल्यू होता है पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी उससे हमको कुछ भी रेवेन्यू फिर जनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 46 का, ये हो जाएगा क्या 2, यानी 1 का C, 2 का B और 3 का A। उसके बाद हम बात करेंगे 47 में दिया हुआ है ब्लू बेबी चिल्ड्रन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइस इन वाटर। तो ये तो नाइट्रेट की वजह से होता है और इसका एक्सेस लिमिट कितना होता है 45 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो इसका जो सही हो गया ये हो गया 4। उसके बाद हम बात करेंगे 48 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, रिटेनिंग वॉल with vertical back retain a mass of cohesionless soil surface of which is level with the top of the wall, active lateral earth pressure coefficient in term of phi, that is angle of internal friction of backfill is। देखिए बात कर रहा है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बताने के लिए, तो इसको हम देखिए 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2 या 1 माइनस साइन 5/1 प्लस साइन 5 लिख सकते हैं। ये एक्टिव की बात कर रहा था। यदि पैसिव की बात करता तो यहाँ पे क्या होता, ऊपर में प्लस हो जाता, ऊपर में तब एक्टिव, यदि पैसिव की बात करता तो ये वाला हो जाता, ठीक है। तो इसका जो सही हो गया ये हो गया 2। उसके बाद हम बात करेंगे 49 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर नेगेटिव एरर इन चेनिंग। देखिए नेगेटिव एरर इन चेनिंग में जो वजह से होता है राइजिंग इन टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा 3। उसके बाद इस सेट का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट एट विच सॉइल टेंड टू पास फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड। इसको जो हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। देखिए इसमें कहने का मतलब ये होता है जब हम सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाते हैं तो वाटर कंटेंट चेंज होता है बट उसका वॉल्यूम में क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, श्रिंकेज लिमिट। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर रिप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद जो भी पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, जल्दी कवर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।